नमस्कार, एमपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सवालों के जवाबों का ये विशेष कार्यक्रम संवाद। तो मित्रों, आप सभी को मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम में हम हर बार एक नई शख्सियत को साथ में लेके आते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हैं दिनेश दीक्षित जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश जी। और मैं आपको बता दूं कि आरोपों के गढ़ हैं दिनेश दीक्षित जी, आप सभी इनको जानते हैं। हमारे पास बहुत सारे आपके सवाल आए हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको लेकर हम आज इनके सामने हाजिर हो रहे हैं। तो दिनेश जी, फिर से स्वागत है आपका। और जैसा कि मैंने कहा कि आरोपों का बहुत बड़ा पुलिंदा है आप, पर धीरे धीरे हम अपनी बात करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, कितने परिवार में लोग हैं? मैं शुरुआती शिक्षा तो मेरी पुलिस लाइन से हुई, स्कूल से। फिर उसके बाद मैं सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में पढ़ा 5वीं तक। उसके बाद मैं जबलपुर चला गया। 6वीं से 11वीं में जबलपुर मॉडल हाई स्कूल से पास होने के बाद मैं वापस शहडोल महाविद्यालय में आया और फिर मैंने बीए किया और फिर उसके बाद लॉ करने के बाद मैं वकालत के व्यवसाय में हूँ। वर्तमान में 3/6/1962 को मेरा जन्म हुआ था और 59 मेरी एज है। मेरे घर में माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं, एक भाई है छोटा और एक बहन है। इस तरीके से माता पिता क्या व्यवसाय करते थे? माता पिता मेरे पिताजी पुलिस में थे और माँ मेरी प्रधानाध्यापिका थी यहीं शहडोल में, और मेरे 2 बालक हैं। पर ये ऐसा कैसे हुआ कि आपके पिता पुलिस में थे और माँ टीचर थी और उसके बाद आपकी लाइन अलग चली? नहीं, मेरा उन दोनों व्यवसाय में मेरा सिलेक्शन भी हुआ। शिक्षा उस समय 80-81 में परीक्षा हुआ करती थी। जब मैं जबलपुर से पढ़ के आया तो मैंने अपने माता पिता दोनों को कहा कि मैं तुम दोनों के जो नौकरी करते हो उसको मैं एक अटेम्प्ट में पास करके दिखा दूंगा। उन्होंने कहा था कि आके जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो उस समय का यहाँ छात्र वर्सेस पुलिस का ही एक बड़ा भारी संघर्ष हुआ था। सन 80-81 में मेला कांड हुआ था। उसी वर्ष में यहाँ शहडोल आया था जबलपुर से पढ़ के। चूँकि मेरे पिताजी भी पुलिस यूनियन के उपाध्यक्ष थे, उस समय पुलिस यूनियन रिकॉग्नाइज थी, तो पूरी पुलिस वालों की मीटिंग मेरे घर में ही हुआ करती थी। तो उसके बाद यहाँ पवार साहब एसपी थे, तो भर्ती होना 80-81-82 में काफ़ी पुलिस में भर्ती हुई। तो पहला बैच उस समय जब भर्ती हुआ था तो उस समय भी सिर्फ ये हुआ था तय कि विभागीय लड़कों को भर्ती कर लिया जाए जो 11वीं पास है। तो मैं चूँकि मैथ से था, जबलपुर से पढ़ के आया था, तो मेरा भी सिलेक्शन हो ही गया था। लेकिन मेरे घर से जब पूछा गया तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया, खासतौर से मेरी माँ ने मना कर दिया कि तय पुलिस में भर्ती न हुई है। रिमही हमारे यहाँ ज़्यादातर बोली जाती है। तो हमने फिर उस समय ये कहा गया, जब आरआई साहब ने पूछवाया कि क्यों भाई होंगे ये भर्ती, तो घर से मना कर दिया गया। तो मेरा नाम लिस्ट से काट दिया गया और मेरे नाम की जगह एक दूसरे व्यक्ति को रख दिया गया। उसमें मेरा विवाद भी हुआ था एसपी साहब से बाद में कि मेरा नाम आपने क्यों काटा। तो उन्होंने फिर कहा था कि अगली बार फिर भर्ती होना 2 महीने बाद, तुम सिर्फ अपना नाम दे देना, तुमको भर्ती कर लेंगे। लेकिन मैं फिर उसके बाद पुलिस में नहीं गया। इसी तरीके से शिक्षा विभाग में भी मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरा 4 बार मास्टरी में सिलेक्शन हुआ। एक बार मैं ज्वाइन करने भी गया। मैं चौलना है यहाँ से जतहरी के पास, मैं वहाँ करीबन 4 महीने बच्चों को पढ़ाया भी। लेकिन वहाँ के हेडमास्टरों के द्वारा जिस तरीके से तत्कालीन आदिवासी बच्चों के साथ, क्योंकि मेरा स्वभाव पहले से ही उग्र था और मैं किसी के साथ अन्याय कभी बर्दाश्त ही नहीं किया, तो चूँकि वहाँ के शिक्षक पहले बच्चों को इंजेक्शन लगा के और उनसे डबल पैसा वसूलते थे, तो मेरा उसी बातचीत को लेके उसके हेडमास्टर से विवाद हुआ। फिर मैंने कहा कि नौकरी तुम अपनी धर लो और उसके बाद फिर मैं छोड़ के चला आया। आपका विवाद वहीं से शुरुआती और बहुत पहले से भी चलता था। छात्र जीवन में भी आप काफ़ी सक्रिय रहे? छात्र स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था मैं उस समय। यहाँ जब मैं आया शहडोल में तो 80-81 में ही पहले तो CR के चुनाव में आया। फिर उसके बाद धीरे धीरे चूँकि हम लोगों को फर्स्ट ईयर के बाद से ही ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, तो कुछ साल मेरा प्रवेश नहीं हुआ। फिर उसके बाद मुझे फिर से प्रवेश दिया, यहाँ संतोष श्रीवास्तव प्रिंसिपल थे। उसके बाद फिर मैंने लगातार 5-6 प्रेसिडेंट अपने इस डिग्री कॉलेज शहडोल में जिताए। और चूँकि हम लोग छात्रों के बतौर संरक्षक काम करते थे, तो एक बार फिर मेरे समय में ही जो कॉलेज में बाउंड्री वॉल बनी, लाइब्रेरी बनी, ये सब उस समय अजय सिंह यादव कलेक्टर हुआ करते थे यहाँ शहडोल में। काफ़ी मतलब सक्रिय प्रयास किया। हाँ, तो फिर उसमें मैं उस छात्रों के लिए उस समय 6 दिन का या 6-7 दिन करीबन अमरण अनशन किया वो कलेक्ट्रेट के सामने।
तो ये सब अपनी गांधीवादी तरीके से मैं शुरू से ही सक्रिय था। नहीं तो गांधीवादी तरीका तो नहीं अपनाते थे आप? नहीं, हमेशा से हम जब भी अमर अनशन किया तो अजय सिंह यादव जैसे कलेक्टर जो इतने स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि मैं तेरे को मरने नहीं दूंगा। और उस समय जो 21-22 साल का लड़का और 9-9 दिन 8-8 दिन अमर अनशन में बैठे तो वो मायने रखता था उस समय, और बगैर किसी उसके ईमानदारी के साथ। क्या उस समय भी आपको राजनीतिक सपोर्ट मिल रहा था? नहीं, छात्रों के खिलाफ तो शुरू से ही इस शहर का माहौल था उस समय। माने दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस रही हो या बीजेपी रही, उसने कभी छात्रों का सपोर्ट नहीं किया। यहाँ छात्र एक तीसरी राजनीति के रूप में उभरती थी उस समय। जो छात्र ग्रुप सक्रिय था, क्योंकि 80 में मेला कांड हुआ था तो पूरे मध्य प्रदेश में के लोगों के द्वारा जाना गया था यहाँ का छात्र नेतृत्व। बहुत बड़ा काफ़ी बड़ा आंदोलन, हाँ आंदोलन हुआ था। गोली भी चली थी उस समय लड़कों के ऊपर, लेकिन उससे हम लोग उभर के आए। अच्छा, तो दिनेश जी, वकालत का जो सिलसिला आपका शुरू हुआ है, इस पर कई सारी बात करेंगे हम। और दर्शकों, आप भी ध्यान रखिए कि हम जो बातें कर रहे हैं वो काफ़ी तीखी नोक-झोंक की बातें हैं, आपके मन की बातें हैं। ध्यान से सुनिए, कहीं जाएगा नहीं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और तुरंत हाजिर होते हैं। शेर आया, शेर आया। आपके लिए शेर चीता बिल्ली बनना आसान है, पर इनके लिए जंगल चूज करना बहुत ही मुश्किल। जंगल थीम या कार्टून थीम, प्रिंसेस थीम या बटरफ्लाइज, मरमेड थीम या एस्ट्रो, ढेरों नर्सरी थीम सब्सक्राइब पर। अब करिए एक चूज। बच्चों की शॉपिंग बच्चों का खेल नहीं है, ट्रस्ट मी, आई की शपथ। दिनेश जी, जब आप नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़े तो कोई तो आपके पास विजन रहा होगा इस शहर के लिए। मैंने शहरवासियों के लिए और नगरीय क्षेत्र के लिए मन में कुछ बना के तो रखा था, और मेरी मंशा थी कि चूँकि पूर्व में भी मैं पार्षद था तो मैं ये चाहता था कि शहर के लोगों को जो नगर पालिका की कार्य करने की शैली है उसमें एक तो बदलाव होना चाहिए, और दूसरा ये कि नगर की जनता को वो लाभ मिलने चाहिए जो हम नगरीय प्रशासन के तहत उनको उपलब्ध करा सकते हैं। और उसमें मूल रूप से जो नगर पालिका का जो काम है वो ये है कि बिजली, सफाई और पानी, ये 3 व्यवस्थाओं से हमको यहाँ की जनता को ओतप्रोत करने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। रहा था। पर वार्ड नंबर 24 में भी आपकी पत्नी पार्षद हैं, पर वहाँ की जनता तो सवाल उठा रही है कि यहाँ पर कोई विकास नहीं, वहाँ पे मैंने बिजली, पानी, सफाई, ये 3 तो मूलभूत समस्याओं का तो कोई वहाँ पे कारण नहीं है। कारण है वहाँ पे, चूँकि वार्ड पहले से पिछड़ा था, कोई कार्य विकास के हुए नहीं थे, तो मैंने काफ़ी सड़कें सारी सेंक्शन करा दी हैं, कुछ में काम भी शुरू हैं, नाली निर्माण का कार्य भी मैंने शुरू करा दिया है। मेरे ख्याल से दिसंबर आते आते वो वार्ड का, शहर का सबसे अच्छा वार्ड आपको दिखने में आएगा। लगभग सभी काम वहाँ। कुछ और आरोप आपके ऊपर लगे हैं जो काफ़ी गंभीर है, जैसे फर्जी गुंडे का एक एनकाउंटर हुआ था और आपने पुलिस वालों के खिलाफ 302 का अपराध पंजीबद्ध किया था। अब ये बात सामने आ रही है कि क्या आप गुंडों को प्रश्रय दे रहे हैं या पुलिस वालों को? क्योंकि नहीं, मैं कानून की दृष्टि से जो गलत है वहाँ मैं उसका साथ खड़ा होता हूँ। कानून में ये व्यवस्था है कि कोई भी पुलिस या कानून के द्वारा किए जाने वाला कार्य गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो गुंडा हो, टेररिस्ट हो, अपराधी हो, उसको पुलिस को मारने का कहीं कानून में अधिकार नहीं है। तो यदि किसी पुलिस वाले ने किसी से पैसा लेके या किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को मार दिया तो उसके लिए मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं पीड़ित पक्ष में को, उसके पक्ष को न्यायालय के सामने ले जाऊं और उसको न्याय दिलाने का मैं काम करूं। तो यहाँ स्थिति ये हुई थी कि एक व्यक्ति को, जो हिस्ट्री सीटर, तथाकथित हिस्ट्री सीटर था, ऐसा कहना था पुलिस वालों का, और उसको पुलिस ने इनकाउंटर करके मार दिया। लेकिन उनके परिवार वालों ने आके मुझसे कहा कि नहीं, ये घटना गलत हुई है और उसको ज़बरदस्ती मारा गया। और जो मैंने घटना स्थल जाके देखा और उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और जो पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई थी, तो उससे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये पूरी तरीके से फर्जी इनकाउंटर था। इस कारण मैं हाई कोर्ट गया और फिर मैंने वहाँ से डायरेक्शन लिया और फिर यहाँ की न्यायालयीन कार्रवाई में मैंने इन पुलिस वालों के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया, और तब जाके माननीय न्यायालय ने इनके विरुद्ध 302 का अपराध पाया और इनके खिलाफ चार्ज लगा दिया है।
पर ये आप ये बताइए कि आपके खिलाफ आरोपों की तो बहुत लंबी लिस्ट है, भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और जैसे गुंडे की बात आई तो आपका नाम भी तो गुंडों की लिस्ट में आया। हाँ, मेरा नाम भी इसी तरीके से गुंडों की लिस्ट में अभी बीच में प्रकाशित कर दिया था एक अखबार ने। तो मैंने उसके लिए RTI में SP से पूछा कि भाई मेरे खिलाफ कौन से अपराध हैं और कौन से प्रकरण न्यायालय में चलते हैं और किन लिस्ट के तहत आपने मुझको इस सूची में प्रकाशित कर दिया। तो उन्होंने लिख के दे दिया, पुलिस अधीक्षक ने, और एडिशनल SP के द्वारा मेरे को लिखित में दिया गया कि आपके खिलाफ कोई इसी तरीके की कोई सूची में कोई अपराध नहीं है, और जो भी इस तरीके की सूची जिस किसी ने प्रकाशित की है वो गलत की है, और यदि कोई भी इस तरीके से आपके खिलाफ कार्रवाई या छापने का काम करता है तो आप स्वतंत्र है उसके खिलाफ। तो मैं उसके खिलाफ जो भी अखबार है उसके खिलाफ मैं करोड़ों का दावा लेके आने वाला हूँ शीघ्र, क्योंकि उसने मेरी छवि तो खराब की। तो वो तो आप अभी हमारे चैनल पर बोल रहे हैं, वो देखेगा तो वैसे ही डर जाएगा। नहीं, वो डरेगा नहीं डरेगा भाई, यदि किसी भी देखिए लोग अपने देश में जो सब कॉन्स्टिट्यूशनली व्यवस्था है कि अखबार हो, मीडिया हो या आप लोग हो, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अनर्गल आरोप नहीं लगा सकते उस तरह से। तो जब तक आप किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने का प्रयास करने के लिए कोई तथ्यात्मक प्रमाण आपके पास नहीं है, तो आप यदि उसके खिलाफ कोई ऐसा छापते हैं तो आप तो उसके भागी होंगे, और आने वाले समय में आप और प्रकरण की बात आ रही है। मध्य प्रदेश में जितने टोल टैक्स लगते थे उनके खिलाफ आपने हाई कोर्ट में 1997 में एक याचिका दायर की थी। उसमें हाई कोर्ट ने आदेशित कर पूरे मध्य प्रदेश में पथकर समाप्त कर दिया। तो क्या इस तरह से आपने सरकार के टैक्स का नुकसान नहीं किया? नहीं, मैं कानून के तहत ही गया था उसमें भी। उस समय भी यहाँ पे जो राजनीतिक लोग थे, प्रभावशाली गुंडे और तमाम लोग मिलके, मैं हमेशा उनके खिलाफ ही लड़ा हूँ। तो वो मामला भी इसी तरीके से था। उस समय तथाकथित एक पप्पू तेली करके अपराधी हुआ करता था, तो उसने यहाँ के टोल टैक्सों से लेके पूरे मध्य प्रदेश में कब्जा करके रखा था। तो उसके विरुद्ध मैं हाई कोर्ट गया था कि जिन पथकरों के पुल की कीमत वसूल ली गई है उन पे टोल नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी आधार पे मैं हाई कोर्ट गया था। तो माननीय उस तत्कालीन उस समय दीपक मिश्रा जी, जो वर्तमान बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए, उन्होंने फिर निर्णय दिया। फिर उसके खिलाफ DB में भी जजमेंट गया और वहाँ पे भी वो लोग हारे, और कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो पिटिशनर कह रहा है वो सही है, और पूरे मध्य प्रदेश से टोल टैक्स समाप्त हुआ और उससे जनता का ही लाभ हुआ। आज भी जैसे रोडों में टैक्स लगते हैं, तो ये जो 24 घंटे का प्रावधान है उसके लिए भी मैंने, चूंकि अब न्यायालयीन प्रक्रिया इतनी धीमी है कि आप पिटीशन आज फाइल करिए, 10 साल 15 साल बाद निर्णय होते हैं, तो उसके कारण लोगों को वो लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन जाना तो आज भी चाहिए। एक और प्रकरण था कोयला चोरी का प्रकरण, उसमें नाम आपका शामिल होता है, जिसमें कोयला चोरी करने वालों को आपने अपने न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत से नहीं, एक प्रकरण हुआ था यहाँ पे। उस समय कलेक्टर राघवेंद्र सिंह हुआ करते थे। उन्होंने यहाँ पे कोलवासरी थी, तो वो उसके कुछ ट्रकों को पकड़ लिया, कुछ राजनीतिक आपसी प्रतिद्वंदिता के चलते। वहाँ उस समय सिटिंग MLA जो थे उनका और कलेक्टर से विवाद था, तो उन्होंने उस कोलवासरी के गाड़ियों को पकड़ लिया, जबकि वो वासरी की गाड़ियाँ जो थी 1 नंबर की थी। और आज तक 2006 का प्रकरण है, आज तक चालान में जो मैंने कोर्ट में कागज मांगे हैं तो पुलिस पेश नहीं कर पाई, जिसके कारण आज भी बुढ़ान न्यायालय में वो प्रकरण लंबित है और पुलिस सिद्ध ही नहीं कर पा रही कि वो कोयला चोरी का था। पर आपका नाम तो उसमें आ रहा था। तो नाम इसलिए, भाई मेरा काम क्या है कि कोई भी यदि घटना घटती है तो उसको मेरे को न्यायालय के दायरे में उसको न्याय दिलाना मेरा काम है। मैं किसी चोर को नहीं बचाता, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को पुलिस ने गलत तरीके से किसी प्रकरण में इन्वॉल्व किया है तो मैं तो खड़ा होऊंगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, और न्याय पाने का अधिकार हर व्यक्ति को है। पर यहाँ वकीलों के बारे में एक बात कही जाती है कि जैसे कोई प्रकरण मिला, आपके लिए भी कही जाती है कि आप हमको फला व्यक्ति से आपने डील की और इतना पैसा दे दो, हम आपको जितवा देंगे। ये कहाँ तक सच है? ये तो कुछ लोग ऐसा मन बना लिए हैं कि न्यायाधीशों के पास जाके और इस तरीके की गतिविधियां करते हैं। वैसे जनरली प्रकाश में ऐसा आया नहीं है कि, पर आम जनता ये धारणा जरूर बना के रखी रहती है। कभी कभी कुछ वकील लोग ऐसा कह देते हैं कि इतना पैसा दे दो, हम तुमको छुड़वा देंगे या ये कर देंगे। तो वकील लोगों को क्या है, दरअसल आजकल फीस के नाम पे पैसा नहीं मिलता, तो वो लोग कुछ ऐसा ट्रेंड बना लिए हैं। तो उन्होंने कभी कभी जब वो न्यायाधीश की बात आ जाती है तो कह देते हैं कि हम भाई छुड़वा लेंगे, तुम दे दो। अच्छा, क्या है, जब वकील के पास प्रकरण पहुंचता है तो प्रकरण देख के वकील जान जाता है कि इसको मैं जीतूंगा या हारूंगा, तो उतना उसमें कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इस प्रकरण को जीत लूंगा, तो उसके हिसाब से वो उस तरीके से उससे डील करता है कि भाई मैं तेरे को जिता दूंगा, तू मेरे को इतना पैसा दे।
एक ये जो शहर में अभी जब कमिश्नर साहब थे, पूर्व कमिश्नर थे, उनके समय में तालाबों पर कब्जे और तालाबों के अतिक्रमण, साथ में सरकारी ज़मीनों पर कब्जे की बात बढ़ी आई, उसमें भी आप नहीं, मैंने भी प्रयास किया उसमें। और मेरी तो धारणा ये है कि यदि शासकीय भूमि है और उस पर किसी ने अतिक्रमण किया है तो शासन को उसको वापस लेना चाहिए। लेकिन हमारा जो प्रशासनिक अमला है वो खुद इन कामों को कराने में संलग्न रहता है। तो जब वो खुद कब्जा कराता है तो जिस दिन यदि कोई घर बन रहा है, चाहे वो म्युनिसिपल हो, चाहे रेवेन्यू के लोग हो, चाहे जो हो, तो जब कार्यवाही शुरू करता है कोई व्यक्ति अवैध तरीके से, तब उस समय कार्रवाई नहीं होती। वो जब अट्टालिकाएं बना लेता है तब उसके खिलाफ जाते हैं, पहुंचते हैं, तो तब तक वो इतना सक्षम हो चुका होता है कि वो इन सारे लोगों को अपने प्रभाव में मिला लेता है और कार्रवाई हो नहीं पाती। तो ऐसी प्रक्रिया के कारण यहाँ के कई मामले हैं, 3-4 तो बड़े बड़े मामले हैं। तो प्रशासन क्या करता है, गरीबों और छोटे लोगों को तो लेके जेसीबी तोड़ देता है, लेकिन इन बड़े लोगों को कार्रवाई नहीं कर पाता। अभी कुछ दिन पहले जरूर जब मुख्यमंत्री के आह्वान पे कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिनके घर भी तोड़े गए, कुछ भी, तो वो कुछ आपराधिक प्रवृत्ति में संलग्न लोग थे, तो उनको इस तरीके से धौंस देने के लिए और प्रशासनिक अपनी क्षमता बताने के उद्देश्य से इस तरीके की कार्रवाई की गई। लेकिन मुख्य जो बड़े बड़े केस हैं उनमें आज भी प्रशासन हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता, जबकि उनके पास सारे प्रकरण। एक बड़ा केस और था, एक चर्चित रिहायशी अपार्टमेंट अभी बना हुआ है, उसमें पुलिस में आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और अभी कोर्ट में कार्रवाई कुछ नहीं हुई है और ऐसा लग रहा है कि आप भी अब मिल गए। आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं नगर पालिका में भी जाता आता रहता हूं, मैंने वहां भी दे के रखा, उसमें किसी तरीके की कोई परमिशन नहीं है, ज़मीन सरकारी है और अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, बिना किसी अनुमति के बनी हुई हैं। उसमें तो रेवेन्यू रिकॉर्ड ही पूरा गोलमोल कर दिया गया है। इसके पहले कमिश्नर ने भी स्टे किया, हाई कोर्ट ने भी स्टे किया, लेकिन प्रशासन उसके प्रति क्यों नहीं देखता, मेरे समझ में नहीं आता। चूँकि हमारे कुछ पॉलिटिकल लोग हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो वो जो प्रशासनिक अमला किसी कार्रवाई को करने पहुँचता है तो वो लोग उस पर अपना दबाव डालते हैं, प्रेशर डाल देते हैं, तो वो लोग कार्रवाई नहीं कर पाते। तो पुलिस में भी एफआईआर होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। तो ऐसे तो बहुत मामले हैं जो आए दिन शासन प्रशासन की नज़रों के सामने हैं, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। पर आपकी तरफ से अगर मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ, तो आप जो बात हमको बता रहे हैं उससे तो लगता है कि आप सेवा कर रहे हैं। नहीं, पर लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, दिनेश दीक्षित जो है वो कहीं ना कहीं मिला हुआ है भाई। मैं इसीलिए तो बोला ना कि आप कह सकते हैं, चूंकि मैं उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरे भी एफर्ट लगाने के सीमित अस्त्र शस्त्र हैं जिनका मैं प्रयोग कर सकता हूं। मैं किसी शासन को, प्रशासन के अधिकारियों के या न्यायालय के अधिकारियों को हाथ तो नहीं पकड़ सकता। मैं सिर्फ आवेदन से दे सकता हूं, एफआईआर करा सकता हूं, कार्रवाई तो उनको करनी रहती है। अब चूंकि वो इतना लिंगर ऑन, मैंने उसी प्रकरण को डीजी साहब को, एडीजी साहब को दिया, होम सेक्रेटरी को दिया, मैं पुलिस विभाग में दिया, एसपी को दिया, कलेक्टर को दिया, यही तो मुख्य लोग हैं। अब ये नहीं करते तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं उसको अभी छोड़ूंगा नहीं। एफआईआर है, उसमें खात्मा नहीं लगा हुआ है, कोर्ट भी लेके गए थे उसको, कोर्ट ने भी खात्मा लगाने से मना कर दिया। तो आज नहीं तो कल पुलिस को उसको चालान पेश करना पड़ेगा, नहीं तो फिर न्यायालय तो है ही है। अगर जीवन रहा तो लड़ूंगा मैं उसके लिए। जीवन रहा। एक चीज़ ये भी है कि आप अपने जीवन की परवाह छात्र संघ से, छात्र जीवन से ही नहीं कर रहे। कई बार उस समय भी और अभी भी 2-3 बार आपने आमरण अनशन किया। भाई देखिए, मैं शुरू से लड़ने के उसमें रहता था। मैं जब छोटा था, 5वीं 6वीं पढ़ता था, तो मेरे को दरअसल ये आंदोलन और लड़ने को जो सिखाया है तो मुझको पुलिस ने ही सिखाया है। हम पुलिस लाइन में रहते थे, पिताजी हमारे ड्रिल इंस्पेक्टर थे, तो पुलिस में एक बलवा परेड हुआ करती है। तो उस परेड में पब्लिक की तरफ से मुझको हमेशा आगे रखा जाता था और एक चोंगा होता था माइक में, तो उसमें से मुझसे ही बुलवाया जाता था कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो मैं ही बोला करता था, और जब उधर से गोली चलती थी तो मैं ही मर के गिरता था, फिर मेरे को स्ट्रेचर में लाद के ले जाया करते थे। तो उस समय से ही मेरे में ये जज्बा था कि मेरे को लड़ना है, और उस समय से, उस बचपन से ही मुझको इस तरीके का आभास होने लगा कि नहीं, पुलिस जब आज ये ड्रिल में इस तरीके की जाति करती है और लोगों को मारने और मरवाने का प्रयास करती है, तो वही मेरे को, जब मैं पढ़ने लगा, फिर आगे गया, जबलपुर पढ़ने गया, तो वहाँ भी मैंने शरद यादव उस समय 72-73 में छात्र राजनीति में आए थे, तो वो उस समय भी हमारा मॉडल हाई स्कूल और कलेक्ट्रेट बिल्कुल आमने सामने था, तो हमारे इन स्कूल के बच्चे जाके वहाँ पे शरद यादव के साथ राजनीति में होते थे। फिर उस समय जयप्रकाश का आंदोलन हुआ, फिर जनता पार्टी आई, फिर इस तरीके से हम लोगों की जो मानसिकता थी वो शुरू से प्रशासन के
खिलाफ ना कहिए तो एक मतलब एक आंदोलनात्मक तरीके से हम लोगों के दिमाग में ये था कि भाई विरोध करना है। जैसे आमरण अनशन आप कर रहे थे तो उसका कुछ लाभ मिला आपको? नहीं, आमरण अनशन में लाभ क्यों नहीं मिला। मैंने 21 दिन न्यायालय में आमरण अनशन किया, तो उसके चलते फैमिली कोर्ट खुली, 3-4 न्यायालय और आए हम लोगों को। उसके बाद 2-2.5 करोड़ रुपया न्यायालय के लिए मिला, जिसका भी काफ़ी विकास कार्य हुआ। फिर कुछ पैसा मैंने वकीलों के चैम्बर्स बनाने में उसमें भी उपयोग लाया। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है। यदि आप भाई लोकतंत्र में लड़ने का हथियार तो सिर्फ गांधीवादी और अहिंसा है, आप लाठी तो चला नहीं सकते। तो लड़ना तो आपको यदि है तो उसी तरीके से लड़ना पड़ेगा। जब उस समय छात्र राजनीति में लड़ते थे तो हमने छात्रों की फीस के लिए लड़ा, तब मैं 9 दिन आमरण अनशन किया। उस समय अजय सिंह यादव कलेक्टर थे। उस समय जब आप आमरण अनशन जेल के अंदर किए थे तो उस समय आपके ऊपर डकैती का केस लगा था? हाँ, उस समय मेरे खिलाफ उस समय बंसीलाल धतरहले एक शिक्षा मंत्री थे, तो रघुराज स्कूल के बच्चों का मामला था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मंत्री जी निकलेंगे यहाँ से, हमारा ज्ञापन दिलवा दो। तो मैं ज्ञापन दिलाया बच्चों के साथ और फिर मिनिस्टर को ले गया वहाँ दिखाने कि साहब ये देखिए चिड़ियाघर में पढ़ते हैं। मैं वहाँ नहीं पढ़ा रघुराज में, लेकिन शहडोल के शहर के लोग तो पढ़ते थे, सारे लोग जानते चिड़ियाघर उसको कहते थे। तो उसको देखा, फिर उसके बाद जब मिनिस्टर चला गया तो पता नहीं कैसे ये हो गया कि उसका पर्स गिर गया। तो उस समय IB सिंह TI हुआ करता था, तो कोई भी अपराध घटे हो वो मेरा नाम निश्चित उसमें डाल देता था। तो उसने फिर उसमें डकैती कायम हुई, फिर मेरे खिलाफ वो हुआ, फिर हम लोगों ने जेल में अनशन किया। फिर उस समय कलेक्टर राजन कटोच और SP उस समय एक डॉक्टर शकील रजा वो SP थे। फिर उन्होंने रात के 12 बजे जेल के फाटक खोले, फिर हम लोगों का अनशन तोड़वाया 6-7 दिन। उस समय जब आपका अनशन हुआ था तो आपके सपोर्ट में कुछ लोग खड़े थे कि आप अकेले? नहीं, पूरे लड़के 2-2 हज़ार मने जो जिस तरीके से DU के वो होते थे उस समय मध्य प्रदेश में शहडोल जिला छात्र राजनीति में नंबर 1 पोजीशन में था। तो ये वही जो दीक्षा शिक्षा मिली है वही आज तक चला आ रहा है। एक आरोप ये भी है, आरोप क्या है, नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लाए? नहीं, अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास अभी आया था, इसके पहले भी महेंद्र सराफ अध्यक्ष थे तो उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया था। दरअसल क्या है, जब ये उस पद पे बैठ जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन पे तो इनकी कार्यशैली जो होती है वो एकदम से तानाशाही पूर्ण हो जाती है। तो और पार्षदों को ये लोग गिनते नहीं हैं। अब पार्षद को जनता परेशान करती है, तो उससे जो एक स्थिति बनती है, सामंजस्य की स्थिति जब नहीं रहती तो लोग अपना विरोध दर्ज कराते हैं। तो सिर्फ विरोध दर्ज कराने के उद्देश्य से ये सब प्रक्रियाएं आती हैं। और फिर उसके बाद जब वो उनको एहसास हो जाता है कि नहीं भाई ये प्रक्रिया में हम गलत चल रहे हैं, सही दिशा में जब आ जाते हैं तो फिर व्यवस्था फिर सही ढंग से हो जाती है। अपने एक और ख़ास प्रश्न से मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूँगा कि लव जिहाद और अंतर्जातीय विवाह, एक ऐसे पेशे से वकील हैं आप, इसको किस नज़र से देख रहे हैं? दरअसल ये लव जिहाद वहाद कुछ होता नहीं, ये प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं। कि जब अपने हिंदू धर्म में आप लिखते हैं कि कन्या खिलाने ले जाते हैं तो कन्या की उम्र 10 से 14 साल की मानी जाती है। आप चाहे नवदुर्गा में खिलाएं या कन्यादान करने की बात करते हैं तो कन्या की बात आती है 10 से 14 साल की उम्र की। तो आज की तारीख में यदि आप 18 साल, 20 साल, 25 साल, 26 साल में यदि विवाह करेंगे लड़की का तो कन्या नहीं रह जाएगी। बिल्कुल सही बात। तो जब कन्या नहीं रह जाएगी तो फिर आपको उसको उस तरीके से जो हिंदू धर्म में या इस्लाम में भी इस तरीके की व्यवस्था दी रखी है कि जैसे ही वो अपनी यौवन अवस्था में पहुंचती हैं तो पहले विवाह करने की व्यवस्था थी। ये तो बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तब इन्होंने एज का उसमें लिमिटेशन लाया। शारदा एक्ट भी था तो उसमें भी एज का प्रावधान नहीं था। तो चूंकि बच्चे आज प्रकृति प्रदत्त है, खान पान ठीक है, अच्छे तरीके से हैं, कोएड में पढ़ते हैं, तो उनके बीच में संबंध होना ये नैसर्गिक स्थिति में है। तो उसको आप झुठलाने की जगह कानून से दबाने का प्रयास करते हैं। अब आपने कानून में बना दिया कि 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, अब वो साथ पढ़ रहे हैं, यदि उनके बीच कोई संबंध बने तो आप कानून से कैसे रोक देंगे? ये नेचुरल है। तो जो प्रकृति की चीज़ें हैं तो इसको ऊंचे स्तर पे ये सोचना चाहिए कि जब हिंदू धर्म में पहले विवाह कितने साल की उम्र में पहले हो जाता था, गमना बाद में होता था, विवाह कर देते थे, फिर 12-13 साल में विवाह हो गया, 16-17-18 साल में फिर उसका गमना हो गया, तो लड़की के दिमाग में भी ये बैठ जाता था कि भाई मैं विवाहित हो चुकी हूँ और उसका ध्यान दाएं बाएं नहीं भटकता था। आज की परिस्थितियों में आप TV ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, तो माने सारे ऐसे साधन उपलब्ध हो गए हैं कि जिससे बताने की
ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के समय में सामान्य मोबाइल में आप दुनिया की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। तो कुछ लोग अच्छा जो देखते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो उसका गलत उपयोग करते हैं या गलत उनके लिए चला गया तो वो गलत धारणा में चला जाता है और उसके लिए तरह तरह के हम नाम दे देते हैं, कहीं लफ्ज़ याद है तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। तो दिनेश जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपके, मैंने तो कई आरोप लगाए, जनता ने उस आरोपों को सुना भी, अगला आरोप कब तक आएगा आपके ऊपर, या फिर ये आरोप का सिलसिला आपके जीवन के साथ? देखिए, आरोप के सिलसिले नहीं है। दिक्कत क्या है कि मैं अन्याय के विरोध में खड़ा होने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। मेरा रात के 2 बजे आप फ़ोन लगाएंगे तो मैं खड़ा रहूँगा। तो कोई भी यदि कष्ट में है तो प्रयास ही करता हूँ कि जितना मेरे से बन सके मैं उसके कष्ट का निवारण करूँ। तो ये आपका राजनीतिक हथकंडा है या राजनीति में आप क्या कर सकते हैं? मैंने आपको बताया कि बचपन से ये स्वभाव चला आ रहा है, तो उसके तहत अब मेरा स्वभाव तो बदलेगा नहीं। अब 4 से 10 साल जीवन बचा है, आदमी 59-60 का हो गया है, 70-80 में लोग मरने लगते हैं, तो 10-5 साल में वो नहीं बदलेगा। बदलना होता तो पहले भाई नौकरी कर लेता, मास्टर रहता तो कहीं अपना काका काका पढ़ाता और अपना शाम को 5 बजे लड़के बच्चों के साथ सो जाता। लेकिन स्थिति तो आज दूसरी है ना। कानून में भी जाना है तो हमको कोर्ट में लड़ना है, और लड़ने के लिए पढ़ना है। तो आपको यदि पढ़ के लड़ना है तो उसके लिए उतनी तैयारी करनी पड़ेगी, और राजनीति में यदि जाके किसी के लिए लड़ना है तो उतना आपके पास लोकतंत्र में जो भीड़ है या जो जनता है उसको एकत्र करना पड़ेगा। यदि आप वो नहीं एकत्र करेंगे तो आपकी पार्टी फेल हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत सारे हमारे सवालों का जवाब दिया, बेबाकी से जवाब दिया। आप निरंतर प्रगति करें, आपके लिए शुभकामनाएं हैं, और ये भी शुभकामनाएं हैं कि आप आरोपों से बचे रहें। प्रयास करूंगा कि मेरे ऊपर अनर्गल आरोप न लगें। चरित्र को बचा के चलना ही मेरे जीवन का मेन उद्देश्य है। और अंत में 2 लाइनें हैं कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। क्या बात। तो तुमको बनना है उस साहित्य के जैसा, मानो देख कहे मानो हो इसके जैसा। क्या बात है। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपने हमें समय दिया। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला हम अगले क्रम में फिर जारी रखेंगे एक नए व्यक्ति के साथ। आप अपने प्रश्न हमारे इस दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजते रहिए। आपको जिस मुद्दे पर प्रश्न करना है, जिस व्यक्ति से प्रश्न करना है, उसको हमारे इस मोबाइल नंबर पर भेजते रहिए, और हम आपको अपने इन तीखे सवालों से, आरोपों से मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।